आज मैं आपसे बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, ऑल अबाउट रोबोटिक सर्जरी। मैं हूँ डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट, रोबोटिक सर्जन एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, टॉकिंग टू यू अबाउट व्हाट इज रोबोटिक सर्जरी। लोगों के मन में बहुत सी दुविधाएं हैं, क्या रोबोट मशीन ऑपरेशन करती है, रोबोट क्या होता है, जो हम मूवीज में देखते हैं क्या रोबोट उस तरह का दिखता है। तो मैं आपको सारी बातें बताने वाली हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज रोबोटिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपी में क्या फ़र्क है, आपके लिए यानी कि पेशेंट के लिए ऐसा क्या बेनिफिट है जिसके लिए सर्जन रोबोटिक सर्जरी को आजकल प्रेफर करने लगे हैं, किन कंडीशंस में, किन बीमारियों में हम रोबोट्स के द्वारा सर्जरी कर सकते हैं, और फाइनली अच्छा रोबोटिक सर्जन बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। रोबोट यानी कि एक मशीन, रोबोट एक मशीन है जिसमें एक सॉफ्टवेयर फेड होता है जो कि हमारे ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। रोबोट वर्ड का मीनिंग है दास, स्लेव, सर्वेंट। क्योंकि रोबोट एक मशीन है जिसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर है और जो डॉक्टर की हेल्प के लिए, सर्जन की हेल्प के लिए बनाया गया है, इसलिए हर हम ऑपरेशन को रोबोटिक सर्जरी नहीं कहते, हम उसको कहते हैं रोबोट असिस्टेड सर्जरी, यानी कि हमारी मदद के लिए, जिससे कि सर्जन का काम बेटर हो जाए, इसलिए रोबोट की मदद ली जाती है। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्दर इन माय वीडियो टुडे। रोबोटिक सर्जरी क्या ये की होल सर्जरी है, क्या ये मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है, क्या ये लेप्रोस्कोपी जैसी सर्जरी है, इस तरह के क्वेश्चन लोगों के मन में आते हैं। रोबोटिक, लेप्रोस्कोपिक, ये सब की होल सर्जरीज हैं, यानी कि पहले ज़माने में जो बड़ा कट लगा के वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल सर्जरीज की जाती थी, उनसे फ़र्क ये है कि इसमें छोटे छोटे छेद, पंक्चर्स करके ऑपरेशन किए जाते हैं। इसलिए ये सारे ही टेक्निक्स मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, मिनिमल एक्सेस सर्जरी या की होल सर्जरी है, या दूरबीन द्वारा ऑपरेशन इसको कहा जाता है। ये भी एक तरह का एक रिफाइनमेंट है दूरबीन वाले ऑपरेशन। लेप्रोस्कोपी में उन्हीं पंक्चर्स से हम लंबे लंबे औजार डालते हैं, हमारे लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऑलमोस्ट 36 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, उनको डाल के हम ऑपरेशन करते हैं। जबकि रोबोटिक सर्जरी में रोबोटिक आर्म्स फिक्स हो जाते हैं पेशेंट के अंदर जो हमने बॉडी में होल किए हैं, और वहाँ से हमारे इंस्ट्रूमेंट स्लाइड इन एंड आउट करते हैं। उस स्लाइडिंग मूवमेंट को सर्जन कंट्रोल करता है अपने फिंगर मूवमेंट से। रोबोटिक सर्जरी का ओटी कैसा दिखता है, वहाँ पे हाउ आर द थिंग्स लेड आउट, ये आप सोचते होंगे। तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें होती है पेशेंट कार्ड, विजन कार्ड एंड सर्जन कंसोल। विजन कार्ड जहाँ पे हमारा टेलीस्कोप के से देखने के लिए मॉनिटर, लाइट सोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सारी मशीनें रखी होती हैं, एक लंबा सा ट्रॉली होती है, इसको हम कहते हैं विजन कार्ड। पेशेंट कार्ड जहाँ पे कि सारे आर्म्स होते हैं, रोबोट के इस तरह के आर्म्स होते हैं जो एक सेंट्रल एरिया पे, पिलर पे अटैच्ड होते हैं, उसको हम कहते हैं पेशेंट कार्ड। और तीसरा पार्ट होता है सर्जन कंसोल, जहाँ पे जैसे आप बच्चों को वीडियो गेम्स खेलते हुए देखते हैं, उसी तरह का कुछ हमारा वर्क स्टेशन होता है। यहाँ हम जब अपनी आइज अंदर करते हैं तो हमको 3D व्यू दिखाई देता है, 3 डायमेंशनल का व्यू दिखाई देता है, विच इज़ मच बेटर देन 2D व्यू जो हम लेप्रोस्कोपी में देखते थे। और 2 लूप्स होते हैं जिसमें सर्जन की फिंगर्स जाती हैं, कुछ फुट पैडल्स होते हैं जहाँ हम अपने मशीन को, कैमरे को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। दिस इज ऑल सर्जन कंट्रोल। रोबोटिक सर्जरी कैसे की जाती है? इसमें नॉर्मली जैसे आपकी लेप्रोस्कोपी में होता है उसी तरह से हम छोटे छोटे होल्स पेशेंट की बॉडी पे करते हैं और उसमें कैनुला डाल देते हैं, एक लंबा सा इंस्ट्रूमेंट डाल देते हैं। फिर जो पेशेंट कार्ट है उसको मूव करके लाया जाता है बहुत ही सावधानी से, क्योंकि काफ़ी बड़ी मशीन होती है, और उसको, उसके जो आर्म्स होते हैं उनको उन कैनुलास के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। एक बार जब सही पोजीशन चेक हो जाती है, ये कंफर्म हो जाता है कि इंस्ट्रूमेंट्स आपस में लड़े नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स की स्पेसिंग एडिक्वेट है, जो हमारी डिजीज़ एरिया है वहाँ से सही सब कैलकुलेशन करके हमको इंस्ट्रूमेंट्स की पोजीशन डिसाइड करनी पड़ती है। इसके बाद सर्जन जाके कंसोल पे बैठता है और अपनी जब आइज से 3D विजन में देखता है और अपने फिंगर मूवमेंट से इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करता है, तभी मूवमेंट स्टार्ट होता है। टिल देन द मशीन कैन नॉट डू एनीथिंग। यही फ़र्क है रोबोट में, क्योंकि रोबोट को हम अपने आप चलने की परमिशन नहीं है, सर्जन की कंट्रोल, 100% कंट्रोल सर्जन का होता है, तभी ये मशीन काम करती है। आप सोचेंगे कि लेप्रोस्कोपी में भी छोटे छोटे छेद से ऑपरेशन हो रहा है और रोबोटिक में भी, ऐसा क्या फ़र्क है रोबोटिक सर्जरी में जिसको हम उससे बेटर प्रेफर कर रहे हैं? तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में लॉन्ग स्ट्रेट स्टिक जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट स्टिक, मतलब लंबे ही रह सकते हैं, उनका मूवमेंट साइड टू साइड, अंदर बाहर हो सकता है, रोटेटरी मूवमेंट, और उसको हम चाहे अंदर जाके वो ऐसे ऐसे घूम जाए वो नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर स्ट्रेट स्टिक इंस्ट्रूमेंट्स। और ये जो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनकी बहुत सारी रिस्ट, जैसे हमारी ह्यूमन हैंड्स का मूवमेंट है लेफ्ट राइट, साइड टू साइड, रोटेटरी, गोइंग फ्रॉम एनीवेयर एनी साइड, ये पॉसिबल है रोबोटिक सर्जरी में। इससे आती है प्रेसिशन, बारीकी आती है सर्जरी की टिश्यू को हैंडल करने। और भी बहुत से कारण हैं, जैसे पेशेंट को पेन बहुत कम होता है पोस्ट ऑपरेटिव, क्योंकि इसमें भी कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे एडवांसमेंट्स किए गए हैं जिससे पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम है, जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से बेटर है। ब्लड लॉस कम है क्योंकि हम लोग बहुत मैग्नीफाइड व्यू देखते हैं, लेप्रोस्कोपी में हमको 3 से 4 गुना दिखता है, यहाँ हमको 10 टाइम्स ज़्यादा बड़ा पिक्चर दिखाई देता है हर ऑर्गन का। तो इतनी मैग्नीफिकेशन में जब हम काम करते हैं तो हम बहुत बारीकी से, छोटी सी खून की नली भी हमको बहुत क्लियर दिखाई देती है, छोटा सा ब्लड का ड्रॉप आने पे भी हम उसको तभी कंट्रोल कर लेते हैं, इसलिए ब्लड लॉस भी बहुत कम होता है। 3D व्यू से इंपॉर्टेंट है कि हमको डेप्थ, सेफ्टी बढ़ती है, हमको पता है कि ये ऑर्गन यहाँ है और ये से इतना दूर है।
3D विजन में मैं देख पाती हूँ, जबकि 2D विजन में मुझे ऐसा दिखाई देता है। आई डोंट नो ये इससे ऑर्गन चिपका हुआ है या इससे दूर है। हमको आसपास के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स का डिस्टेंस पता रहता है, सो वी नो हाउ सेफ वी आर व्हेन वी आर गोइंग क्लोज टू द ऑर्गन। अब आप सोचेंगे हमको क्या इसमें बेनिफिट मिलेगा, एज अ पेशेंट मुझे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। मैंने आपको बताया टेक्निक में बहुत सारी ऐसी बारीकी चीज़ें हैं, इतने मैग्निफिकेशन, इतने प्रेसिशन से हम जब काम करते हैं 3D व्यू में, और बहुत फाइन मूवमेंट से, और हर डायरेक्शन में हमारा इंस्ट्रूमेंट मूव कर सकता है, तो हम टिश्यू को खींचते नहीं है, टिश्यू वहीं रहता है। टिश्यू को हम जेंटली उठा के बस कट कर सकते हैं, जबकि लेप्रोस्कोपी में हमको टिश्यू को पुल एंड पुश करना पड़ता है कई बार अपने इंस्ट्रूमेंट्स तक आने के लिए। लेप्रोस्कोपी में कैमरा हमारा असिस्टेंट कंट्रोल करता है, जबकि इसमें कैमरा मेरे ही कंट्रोल में है, तो मुझे जहाँ जाना है मैं अपने हिसाब से अपने इंस्ट्रूमेंट्स को लेके जा सकती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, पेशेंट को पेन कम होता है, उसको ब्लड लॉस बहुत कम होता है, और पेशेंट की रिकवरी फास्टर है। हम लोग देखते हैं पेशेंट नेक्स्ट मॉर्निंग दे आर रेडी टू गो होम एंड दे डोंट बिलीव कि इतनी बड़ी सर्जरी उनकी हमने की थी। इसमें डूज एंड डोंट्स भी बहुत कम है आफ्टर सर्जरी। देयर इज हार्डली एनी रिस्ट्रिक्शन। आप जब ऑफिस ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं, आप घर का काम संभाल सकती हैं, और हॉस्पिटल स्टे ओवरऑल कम होने से आपकी फैमिली लाइफ एंड पर्सनल लाइफ वापस बैक टू नॉर्मल बहुत फास्ट आ जाती है। किन कंडीशंस में, किन बीमारियों में हम रोबोटिक सर्जरी कर सकते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है यूरोलॉजी में, कैंसर सर्जरीज में, जनरल सर्जरी एंड गायनेकोलॉजी। मैं गायनेकोलॉजी की बात बताने चाहती हूँ आपको। गायनेकोलॉजी में हम यूज़ करते हैं इसको जहाँ बहुत ज़्यादा चिपके हुए टिश्यूज़ हैं, बहुत एनाटॉमी ख़राब हो चुकी है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, कैंसर सर्जरीज, यूट्रस रिमूवल में भी, क्योंकि हम टिश्यू को हार्डली पुल कर रहे हैं, वहीं के वहीं यूट्रस है, उसके पास जा जाके हम उसको कट करते जा रहे हैं और निकाल देते हैं। यूट्रस रिमूवल, दैट इज कॉल्ड हिस्टेक्टमी। ओवेरियन सिस्ट, ट्यूबल रिकैनलाइजेशन, जहाँ नलियाँ बंद थी उनको हमें खोलना है, वहाँ भी बहुत बारीकी से हमको बहुत मैग्निफिकेशन में दिखता है, तो वी कैन हैव बेटर आउटकम। ऑल फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी, जहाँ बच्चा नहीं हो रहा था, कुछ ऐसे कारण थे, एडिशंस थे, जाले बन गए थे, ऑर्गन्स चिपक गए थे आपस में, उनको भी हम बहुत बारीकी से ट्रीट कर सकते हैं, तो फर्टिलिटी एनहांसमेंट अच्छा होता है। और एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है फाइब्रॉइड्स। मायोमेक्टमीज हमने खुद बहुत सारी की हैं एंड वी आर फाइंडिंग द रिजल्ट्स आर मच बेटर। एंड यूट्रस को भी बहुत अच्छा सिलाई कर पाते हैं, यूट्रस की उसको उतनी स्ट्रेंथ मिल पाती है कि वो आगे चल के प्रेगनेंसी बियर कर सके। तो फाइब्रॉइड्स में रोबोटिक सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है। रोबोटिक के बारे में क्या कुछ खराब भी है? जी हाँ, खराब तो कुछ नहीं है, बट हाँ, कॉस्ट इज़ डेफिनेटली अ फैक्टर। जैसे हमारे पास 2-3 तरह के मोबाइल्स होते हैं। एक बहुत सिंपल मोबाइल जो आज से 20-25 साल पहले आया था, एक उससे बेटर, और आजकल का आईफोन। एवरीथिंग इज़, आप सभी से फ़ोन कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, और कईयों में आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बट वी गो फॉर हाई एंड मोबाइल्स बिकॉज वी नो उसमें हमको कुछ बहुत सारी ऐसी फाइन चीज़ें मिल रही हैं जो बाकियों में नहीं है। और ये क्वेश्चन है, ये सवाल है आपकी अपनी बॉडी का, तो वाई नॉट गो फॉर द बेस्ट। जहाँ टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जहाँ मैक्सिमम साइंस एडवांस कर चुकी है, वाई नॉट टेक दैट ऑफर देन गोइंग फॉर समथिंग मोर प्रिमिटिव। मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती हैं, और हमको थोड़ा सा रीज़न उनको जस्टिफाई करना पड़ता है कि हम रोबोटिक क्यों करना चाहते हैं आपके केस में, बट मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंसेज आर कवरिंग रोबोटिक सर्जन। अब आप सोचेंगे कि हम रोबोटिक सर्जन कैसे बनते हैं? इसमें बहुत सारी ट्रेनिंग इन्वॉल्व होती है डॉक्टर्स के लिए भी। रोबोटिक ट्रेनिंग क्या होती है? रोबोटिक सर्जन बनने के लिए हमको, किसी भी सर्जन को पहले दिन से रोबोटिक सर्जरी नहीं कर सकता। काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद जब आप एक स्टेज पे अपने करियर में पहुंच चुके हैं, तो आपको सिमुलेटर ट्रेनिंग करनी होती है। मतलब हमको आर्टिफिशियल कुछ सिमुलेटर्स होते हैं जिनके ऊपर हमको बैठ के कई मिनिमम कितने घंटे तो होता है उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। देन वी गो इन डिफरेंट ऑपरेशन थिएटर्स, जहाँ हम देखते हैं और सर्जन्स को परफॉर्म करते हुए। आजकल हम लोग इंटरनेट पे बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं जो हमको लेटेस्ट और क्या एडवांसमेंट हो रहा है उसके बारे में हमको अपने आप को जागरूक एंड अप टू डेट रखना पड़ता है। हमारी मशीनरी ट्रेनिंग होती है, हमको मशीन का एक एक पार्ट समझना होता है, कि कभी कोई फेलियर हो, कोई दिक्कत हो, तो एटलीस्ट डॉक्टर को, सर्जन को सब मालूम होना चाहिए कि मैं इसका ऑल्टरनेटिव क्या कर सकता हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक अच्छा रोबोटिक सर्जन बनने के लिए हमको एक अच्छा क्लिनिशियन होना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो धीरे धीरे उम्र के साथ, तजुर्बे के साथ आता है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरीज वही रहते हैं, टिश्यू को रिस्पेक्ट करना, ब्लीडिंग को कम करना, और जहाँ तक हो सके पेशेंट का कोई हार्म न करना, कोई इंटेंशनल डैमेज नहीं करना आसपास के ऑर्गन्स को। ग्रेजुअली हम बनते हैं एक अच्छे सर्जन, एक अच्छे लेप्रोस्कोपिक सर्जन, और उसके बाद बनते हैं एक अच्छे रोबोटिक सर्जन। तो ये लंबी जर्नी है डॉक्टर्स के लिए भी, और पेशेंट्स जिन्होंने सर्जरीज कराई हैं, दे आर वेरी मच बेनिफिटेड। उनके टेस्टिमोनियल्स देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट रोबोटिक सर्जन हूँ, और हम लोग यूट्रस जब निकालते हैं पेशेंट्स की, एडिनोमायोसिस ट्रीट कर रहे हैं, फाइब्रॉइड्स निकाल रहे हैं अलग अलग साइजेस के, और हिस्टेक्टमीज कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द रिजल्ट्स आर रियली मार्वलस। और हमको खुद को विश्वास नहीं होता कि इस पेशेंट का कल ऑपरेशन किया है और आज ये आराम से अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं। फॉर एनी फर्दर क्वेरीज, आप मुझे अपने कोई भी सवाल के लिए क्वेश्चन भेज सकते हैं, और जो नंबर दिया गया है आपको, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर इन नीड ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन और यू वांट टू अंडरगो रोबोटिक सर्जरी। थैंक यू, एंड कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयरिंग माई वीडियोज़, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। गुड बाय टिल देन।